तक 2 दिनों से हम लोग झांसी इनकाउंटर की बात कर रहे थे, असद की बात कर रहे थे, गुलाम की बात कर रहे थे, इनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन कल रात 10:30 बजे चूंकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को पुलिस हिरासत दी गई है, पुलिस कस्टडी, उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ हो रही है। कॉल्विन हॉस्पिटल है एक प्रयागराज में, ये एक सरकारी हॉस्पिटल है और अदालत के आदेश के हिसाब से जो अक्यूज हैं दोनों, अतीक और अशरफ, इन दोनों की मेडिकल करानी है। हर दिन मेडिकल जो कराया जाता है, कई बार कई लोगों ने पूछा, मेडिकल इसलिए भी कराया जाता है, बहुत बार जो मुजरिम है वो इल्ज़ाम लगाता है कि हमें पुलिस कस्टडी के दौरान टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। तो एक तो वो कि देख लो ज़्यादा पिटाई विटाई तो नहीं, दूसरा कई बार कई बीमारियां भी होती हैं, और तीसरा खुद पुलिस वाले भी नहीं चाहते हैं कि किसी आरोपी या मुजरिम की पुलिस हिरासत में मौत हो जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेडिकल ज़रूरी होती है, और मेडिकल की फिर रिपोर्ट के हिसाब से अगर डॉक्टर कहता फिट है तो आप ले जाइए, पूछताछ कीजिए, और कहता नहीं है फिट तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। तो कल भी ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचे, 10:30 का वक्त था। तमाम पुलिस वाले थे, करीब 17 पुलिस वाले तो मौके पर थे हॉस्पिटल में। एक इंस्पेक्टर हैं जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि ठीक ठाक करके ले जाया जाए वहां पर और फिर लाया जाए, उन्हीं की निगरानी में, वो भी मौजूद थे। मीडिया को चूंकि पता होता, लगातार फॉलो किया जा रहा है, धूमनगंज में अतीक अहमद से पूछताछ हो रही है, तो वहां से जब भी काफिला निकलता है मीडिया की टीम पीछे होती है। तो मीडिया की टीम भी पहुंची हुई थी हॉस्पिटल। हमारे अपने रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव और कैमरामैन नीरज, ये दोनों भी थे। कुछ प्रयागराज के लोकल चैनल के न्यूज़ जो चैनल वाले थे, कुछ डिजिटल वाले भी आजकल होते हैं, वो भी से मौजूद थे। इसी दौरान में 10:30 बजे अचानक समर्थ श्रीवास्तव जो हमारे रिपोर्टर हैं, वो अतीक अहमद से सवाल पूछ रहे थे, और सवाल ये सब था कि सुबह ही कल असद और गुलाम इन्हें दफनाया गया था, झांसी से इनकी बॉडी लाई गई थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अभी सवाल जवाब का दौर शुरू भी होता पूरी तरीके से कि तभी अचानक कैमरे में दिखाई देता, ये लाइव एक तरह से शूट आउट हुआ है, कि अतीक अहमद की बाईं तरफ से, बाईं कनपट्टी के पास, पहले उसकी पगड़ी थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकती है और सीधे सर में एक गोली आकर लगती है। जब ये गोली लगती है, अचानक बराबर में खड़ा अशरफ वो एकदम घबरा जाता है, और वो जब तक देखे या समझे कुछ हो तब तक दूसरी गोली अशरफ को लगती है। और इसके बाद फिर तस्वीर दिखाता है कि 3 लड़के कैमरे में दिखाई देते हैं, और तीनों बिल्कुल यंग, 18-20 साल की उम्र, और दोनों अतीक और अशरफ जमीन पर अब गिरा हुआ, और उस दोनों के ऊपर अब गोलियां, बहुत सारी गोलियां चल रही हैं। और जब गोली चली तो सेकंड के लिए पुलिस वाले के कदम जो है, जो कैमरे में जितने हैं, वो पीछे की तरफ जाते हैं, वो भी मतलब भौचक के रह जाते हैं। और ये इंसानी फितरत है, अगर कुछ अचानक होता है तो फिर चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उसे भी थोड़ी हैरानी भी होती है, डर भी लगता है। तो उस सेकंड का खेल था कि वो पीछे हुए। इस दौरान में जब तीनों लड़कों को लगा कि गोलियां सारी सही जगह लगी, उनका काम हो गया, तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनका जैसे ही काम उन्हें हुआ कि लगा कि हो गया, तीनों ने सबसे पहले अपने अपने हथियार फेंके, और हथियार फेंकते हुए लगातार चीख रहे थे, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। एक तो बाकायदा जमीन में गिर गया, दोनों हाथ उसने आगे कर दिया, और 2 को पुलिस ने, एक ही पुलिस वाले ने, चूंकि सरेंडर सरेंडर कह रहा है तो वो कैमरे में साफ कैद है, दोनों को दबोच लिया गया। अब हॉस्पिटल की दहलीज पर ये सब कुछ हुआ तो कुछ ही देर में पता भी चल गया, और जिस तरीके से गोलियां इतनी लगी थी, अतीक अशरफ की मौत हो गई। तो 2 दिन पहले बेटा असद मारा गया। जिस दिन बेटा असद उसके और भतीजा अशरफ का, उसे दफनाया गया उसी शहर में रात, इस दफनाने के करीब 12 घंटे के अंदर अंदर असद का बाप अतीक अहमद, डॉन, और अशरफ चाचा जो है, ये दोनों मारे गए। अब हर एक की अब तक जो बातें हो रही थी, हम लोग खुद इस बारे में बात कर रहे थे, नजर थी कि गाड़ी कब पलटेगी अतीक की, तो गाड़ी नहीं पलटी। पुलिस हिरासत में शूट आउट में अतीक और उसका भाई मारा गया। अब कातिल कौन और क्यों मारा, वो तीनों लड़के हैं कौन, तीनों की कहानी क्या है, तीनों वहां तक पहुंचे कैसे। तो पहली कहानी है कि तीनों पहुंचे कैसे अतीक के इतने करीब। तो इसकी जो पूरी जांच हुई, उसमें कहानी जो निकल कर आई है वो ये है कि इन तीनों को पता था कि अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। जब पहली बार लाया गया तब भी उन्हें मालूम था, लेकिन पहली बार कोई मौका मिला नहीं, क्योंकि अतीक जिस दिन आया बस एक रात नैनी जेल में रहा। जेल के अंदर सुरक्षा ज़्यादा होती है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई उमेश पाल किडनैपिंग केस में, और फिर उसी शाम प्रयागराज से पुलिस सुरक्षा में अतीक को फिर से जेल वैन में बिठाकर अहमदाबाद भेज दिया गया। तो न मौका था और न कोई चांस मिला। इसके बाद दूसरी बार अब उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज पुलिस ने अदालत में अर्जी दी कि अतीक अहमद से पूछताछ करनी, अशरफ से पूछताछ करनी।
अदालत ने इजाजत दे दी। इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद की साबरमती जेल से अशरफ को बरेली जेल से, अतीक को साबरमती जेल से, दोनों को निकालकर प्रयागराज लाया गया। प्रयागराज लाने के बाद जिस रोज यानी कि 13 अप्रैल को इन दोनों को दोपहर कोर्ट में पेश किया जा रहा था, लगभग ठीक उसी वक्त झांसी में इनकाउंटर हो रहा था जिसमें असद और गुलाम मारा गया। और इस एनकाउंटर की खबर इत्तेफाक से अतीक और अशरफ को कोर्ट में ही मिली, जहां वो रोने लगा दोनों। इसके बाद अदालत ने फैसला दिया और अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी दे दी प्रयागराज में, ताकि उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में वो पूछताछ करे। अब जब ये कस्टडी मिल गई, इधर असद का एनकाउंटर हो गया, इन तीनों लड़कों को लगा कि अब पुलिस कस्टडी है तो प्रयागराज में तो अतीक अहमद और अशरफ रहेगा। और वो लगातार मीडिया पर भी नजरें रखे हुए थे, वो ये भी देख रहे थे कि मीडिया कैसे फॉलो करती है, कैसे पीछा करती है। उसके बाद उन्होंने नजर रखनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन, अदालत, एक आध दो जगह जब कभी मौका वारदात पर ले जाए तो वहां सुरक्षा ज्यादा होती है, आम लोगों को हटा दिया जाता है, इवन मीडिया वालों को भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर होता है। तो उन्हें लगा अदालत में तो मुश्किल है, क्राइम सीन पर जहां अलग अलग जगह पे अतीक को ले जाने की बात हो रही थी वहां पे भी गुपचुप तरीके से ले जाते हैं, ज्यादातर लेट नाइट ले जाते हैं, और वहां पे आम आदमी कोई घुस नहीं सकता क्योंकि क्राइम सीन या बाकी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड। तो अब एक ही चांस मिला और वो था हॉस्पिटल। एक तो हॉस्पिटल में आम लोगों की भीड़ होती है, दूसरा उस तीनों हमलावर ने देखा कि अतीक इससे पहले भी जब मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो मीडिया के कैमरे बिल्कुल उसके करीब होते हैं। अच्छा, पुलिस वाले भी अब इतनी बार हो गया कि मतलब हम सब इसके खुद आदी हैं कि तमाम लोग किसी के ऊपर भी, चाहे जेल वैन में भी आपने देखा होगा, हमारे गोपी मनियार से लेकर बाकी अरविंद ओझा ने भी बाइट ली, अतीक अहमद की बात की, तो मीडिया के लोग बिल्कुल करीब चले जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्राइम के मामले में, चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, प्लेयर्स हों, तो सभी की बाइट लेने या उनसे कुछ कमेंट्स लेने के लिए बिल्कुल करीब चले जाते हैं। क्योंकि कैमरा और माइक एक पहचान होती है, कई जर्नलिस्ट के चेहरे लोग जानते हैं, तो पुलिस वाले भी उसमें इतनी दिक्कत नहीं पैदा करते हैं। थोड़ी वो कहते हैं कि आप थोड़ा फासले से रहकर जो भी पूछना पूछ ली, और जब नहीं बुलवाना होता किसी को तो वो बाकायदा तेजी से भागते हैं। कैमरामैन को धक्का भी कई बार हम लोगों को भी खाना पड़ा है। तो उन तीनों को लगा कि ये हॉस्पिटल सबसे सही जगह है, लेकिन अब अतीक और अशरफ के करीब कैसे पहुंचा जाए। आम आदमी को तो पुलिस भगा देगी, मीडिया वालों के साथ चलिए थोड़ी सी रियायत हो जाती है। तब उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि अगर हम भी मीडिया वाले बन जाएं तो अतीक के पास जा सकते हैं। अब मीडिया बनने के लिए कोई और तो कुछ चाहिए नहीं, एक कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए। तब उन्होंने इसका इंतजाम किया। अब कैमरा जो होता है वो थोड़ा महंगा है, और इन तीनों के पास, और जो अब तक की जानकारी है, बहुत पैसे नहीं थे। इन्होंने एक डमी कैमरा कहीं से खरीदा, बहुत सारे खिलौने वाले कैमरे आते हैं, तो डमी कैमरा, और एक माइक NCR न्यूज करके है, वो माइक इन्होंने इंतजाम किया। इन्हें ये भी पता है मीडिया वाले अपना आई कार्ड गले में डालते हैं, बहुत सारे डालते हैं, बहुत सारे नहीं डालते हैं, तो उन्होंने बाकायदा आई कार्ड भी फर्जी गले में डाला। अब तीनों कैमरा और माइक लेकर मीडिया पर्सन बनकर हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पे तमाम मीडिया के लोग तो उन्हीं के दाएं बाएं वो अपना खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं अतीक का। अतीक बाहर आया, अशरफ साथ में है, अब ये चल रहे हैं, पुलिस वाले कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ दाएं हैं, कुछ बाएं हैं। तो जैसे ही ये अतीक बाहर निकला, हमारे आज तक के अपने रिपोर्टर समर श्रीवास्तव ने अतीक से सवाल पूछा, और हमारे कैमरामैन नीरज वो शूट कर रहे थे अतीक को, अतीक के भाई अशरफ को, और इर्द गिर्द में जो भी एक कैमरामैन का काम होता है कि खासतौर पर चेहरे पे फोकस हो जब बात कर रहे हैं आप। तो जैसे ही समर्थ ने सवाल पूछा, नीरज ने कैमरा ऑन किया, अचानक अतीक अहमद के बाईं तरफ से एक हाथ आगे आता है, पुलिस वाला है वहां पर, लेकिन बड़ी तेजी से वो हाथ आता है, पिस्टल दिखाई देता है, एक आग का गोला सा निकलता है उस पिस्टल से। अतीक अहमद के बाईं तरफ की कनपट्टी के पास सफेद उसने साफा या पगड़ी वो बांध रखी थी, गमछा जो अक्सर उसका अपना स्टाइल था, तो वो थोड़ा सा गिरता है और सीधे सर में गोली लगती है। अतीक अहमद गोली खाते ही गिर पड़ता है। जैसे ही ये सब कुछ सेकंड का खेल है, मुझे बताने में शायद वक्त लग रहा है, जैसे ही वो गोली लगी तब तक उस गोली की आवाज और इस हरकत से जो अतीक हिला, बराबर में अशरफ था। अशरफ की अब तक जो ध्यान था वो मीडिया की तरफ और सामने था। उसने देखा कि उसका भाई गिर रहा है, उसने यूं पलट के देखा, लेकिन जब तक अशरफ कुछ रिएक्ट करता, बाकी जो दो थे वो भी वहां दोनों तरफ से आए और उन्होंने अशरफ के ऊपर सीधे गोली चला दी। अब ये गोली चलाई, अब अतीक के बाद अशरफ गिरा, उस दोनों को जब गिरे उसके बाद इन दोनों ने और भी बहुत सारी गोलियां चलाई, वीडियो में साफ था। फिर इसके बाद पुलिस को कुछ समझ, पहले तो वो सन्न है, इसके बाद गोली चलाते ही तीनों अपने हथियार फेंक देते हैं, और हथियार फेंकने के बाद सरेंडर करते हैं, एक नारा भी लगाते हैं, और फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब तीनों पुलिस के शिकंजे में थे, पुलिस को भी पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, उधर भगदड़ मच गई।
जब ये शूट आउट हुआ तो हमारे जो कैमरामैन नीरज हैं, जब वो गोली चली तो उसके कुछ आग की लपटें या जो वो एक कुछ होता है उनके हाथ पे भी लगा और उनका हाथ थोड़ा सा जख्मी भी हुआ। खैर पुलिस ने काबू पाया तीनों पर, तीनों ने खुद ही सरेंडर करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो शुरुआती पूछताछ हुई उसमें पता चला कि तीनों एक मोटरसाइकिल पर आए थे। वो मोटरसाइकिल किसकी है मालूम नहीं। पता चला कि तीनों प्रयागराज के एक होटल में ठहरे थे। पुलिस वहां भी पहुंची। फिर ये पता चला कि ये जो इन्होंने गोली चलाई उनमें से इनके पास से तुर्की मेड पिस्टल मिली, जो जिगाना पिस्टल है और ये बैन है इंडिया में जिगाना, और इसकी कीमत ही 6-7 लाख रुपए है और इंडिया में आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो तुर्की पिस्टल मिली। अब सवाल ये था कि ये तीनों हैं कौन और यहां क्यों है। तो उसके बाद तीनों के एक एक करके कुंडली निकाली गई और जो तीनों की कुंडली निकाली गई उसके हिसाब से जो कहानी आई वो थोड़ा सा इस मामले को और भी पेचीदा कर देती है। पहला शख्स इसमें जो हमलावर था उसका नाम है, अच्छा तीनों 18 से 20 साल के, लवलेश। अब लवलेश की जो कहानी आई, पता चला कि लवलेश जो है ये भी यूपी का है और 2 साल पहले 2021 में एक लड़की को थप्पड़ मारने के इल्जाम में ये जेल गया था। और उस वक्त जब जेल गया तो घर वालों के साथ भी इसके रिश्ते खराब हुए। फिर घर वालों ने इससे अपनी दूरी बना ली और घर वालों का कहना है लवलेश के कि माँ बाप दोनों का कि हमने उसे एक तरह से बेदखल कर रखा क्योंकि वह बुरी सोबत में लोगों के साथ उठता बैठता है। अब जो दूसरा था उसका नाम है सनी सिंह। सनी सिंह का असली नाम है मोहित। ये हमीरपुर का रहने वाला है और हमीरपुर में एक ये हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है। इसके ऊपर 15 केसेस है। छठा हुआ बदमाश है इसलिए हिस्ट्री शीटर है। और 10 साल पहले ये अपने घर से करीब अलग ही रह रहा था। सनी एक वक्त में जेल में भी था हमीरपुर में, और जब ये जेल में था हमीरपुर में तब यूपी में एक गैंगस्टर है सुंदर सिंह भाटी। सुंदर सिंह भाटी का काफी आतंक था। सुंदर सिंह भाटी भी इत्तेफाक से तब उसी जेल में था और कहते हैं कि सुंदर सिंह भाटी के संपर्क में आया हमीर, और जब वो बेल पर बाहर आया तो उसके बाद भी सुंदर सिंह भाटी के साथ उसके कनेक्शन थे। तीसरा जो बंदा है इसमें अरुण मौर्य। अरुण मौर्य ये कासगंज का रहने वाला है यूपी के। इसके माँ बाप दोनों की मौत हो चुकी है और ये कहते हैं कि पिछले 6 सालों से अपने घर से बाहर रहा है। इसके ऊपर सबसे संगीन इल्जाम अगर इन तीनों में बात करें, पहले के ऊपर तो है ही है लवलेश के ऊपर 15 केसेस, लेकिन इसके ऊपर जीआरपी थाने में तैनात एक पुलिस वाले का कत्ल करने का इल्जाम है। और उस कत्ल के बाद पुलिस इसको ढूंढ रही थी लेकिन ये तब से हाथ नहीं आया। अब पहली बार हाथ आया अतीक और अशरफ के केस में। अब ये 3 लड़के बिल्कुल साधारण लड़के, साधारण परिवार के, गरीब परिवार के, तीनों अपने अपने लगभग घर से दूर और तीनों एक दूसरे से अनजान। ऐसा नहीं कि तीनों के आप अगर घर देखें तो जो लवलेश तिवारी है वो बांदा जिले का रहने वाला है यूपी के, जो मोहित या सनी है वो हमीरपुर का रहने वाला है, और जबकि अरुण जो मौर्य है वो कासगंज का रहने वाला है। तो तीनों एक इलाके के हैं नहीं और तीनों की उम्र 18-20 साल। इस उम्र में आप नौकरी या किसी और चीज के लिए इधर उधर भटकते नहीं है। तो ये तीनों एक साथ कैसे आए इस एक मिशन के लिए, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। इसका मतलब है कि क्या इन तीनों को किसी ने टारगेट दिया और इस टारगेट के लिए इन तीनों को चुना और फिर इन तीनों को ये काम सौंपा गया। तो अगर टारगेट दिया गया तो इनके पीछे का वो मास्टरमाइंड कौन है, ये इस वक्त पुलिस को इसलिए मास्टरमाइंड की बात आ रही है कि इन तीनों की माली हालत और बाकी चीजें देखें तो इनकी हालत ऐसी नहीं है कि ये 6-7 लाख रुपए का पिस्टल खरीद सके तुर्की मेड। कट्टा वट्टा तो चले यूपी में बहुत यूज हो जाता है, तो इतना महंगा पिस्टल, और तीनों अलग अलग लोकेशन से, तीनों प्रयागराज कुछ दिन पहले पहुंचे, तीनों एक साथ होटल में ठहरे, जो वहां से इनके सामान भी मिले उसमें भी ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये तीनों 3 अलग लोग, कई बार फिल्मों में हमने देखा है अलग अलग गैंग के लोगों को चुना जाता है। तो इन तीनों को एक जगह एक टारगेट के लिए किसने इकट्ठा किया, और ये 100% तय है जो यूपी पुलिस के सोर्सेज हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई है, क्योंकि जिसने पिस्टल, लॉजिस्टिक, इनके रहने, खाने, ठहरने, बाकी चीज़ों का इंतजाम किया वो कोई पर्दे के पीछे है। तब कौन है इसमें? एक बात आ रही है कि जो सनी है महेंद्र भाटी के साथ हमीरपुर जेल में रहा था, तो महेंद्र भाटी जो है वो बड़ा गैंगस्टर है, तो शायद महेंद्र भाटी इसके पीछे हो, लेकिन अब पुलिस अभी जांच करेगी। अब यहाँ पे ये भी पता किया जाएगा कि महेंद्र भाटी का अतीक अहमद या अशरफ से उनसे क्या दुश्मनी है, तो ये भी एक पुलिस का विषय होगा। इसके अलावा पेशेवर तरीके से जो इन्होंने सरेंडर किया, अगर आप पूरा वीडियो आप लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, चूंकि यूट्यूब के गाइडलाइन से हम दिखा नहीं सकते, तो कब कैसे गोली मारते ही कितनी देर में पिस्टल फेंकना है और कैसे सरेंडर करना है, ये पूरी एक पेशेवर तरीका था अपना जो अपनाया गया। तो वो भी बताता है कि इस पूरी ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग के बाद ही ये लोग वहां पहुंचे थे। तो 3 अलग अलग लोग एक जगह पहुंचते हैं, रेकी करते हैं और सही जगह पर पहुंचते हैं जहां उनको पता था कि मीडिया वाले सबसे करीब होंगे।
आप जेल वैन में जब आपने कई बार इंटरव्यू देखा होगा तो वैन के अंदर है अतीक अहमद, पुलिस वाले हैं, और कहीं पे है तो घेरा चलकर बनाकर चल रहे हैं और आप अतीक तक पहुंच नहीं सकते। हॉस्पिटल में बस एक थोड़ी सी आपको एक स्पेस मिल रहा था जहां पर मीडिया वाला कैमरा लगाता है, बात करता है और उसी में कोई भी मीडिया बनकर घुस सकता है। अब इस इंसिडेंट के बाद अभी भी एक रिपोर्ट आई है वो ये है कि शायद होम मिनिस्ट्री अब मीडिया वालों की सुरक्षा के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने जा रहा है। मतलब ये कि आप किसी भी एक्यूज या किसी और के जहाँ पे ऐसा खतरा हो आप कितनी दूरी पर रह सकते हैं, आप उसके मुंह पे माइक नहीं घुसेड़ सकते हैं, आप उसकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा भी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। डिटेल में ये गाइडलाइंस आनी है, लेकिन ये होता है कई बार क्योंकि कल अगर ज़रा सी भी दाएं बाएं कुछ चीज़ें होती तो बहुत सारे जो बेगुनाह लोग थे, मीडिया के लोग थे, कुछ आम तमाशाई भी दूर खड़े हुए थे, तो गोली कहीं भी इधर उधर जा सकती थी। लेकिन यहाँ एक और इससे ये भी पता चलता है कि जो तीनों हमलावर थे उन्होंने इस पेशेवर तरीके से गोली मारी कि आसपास खड़े पुलिस वाले या मीडिया किसी और को ना लगे, सिर्फ उनके जो टारगेट है उसको लगे और इसमें वो कामयाब रहे। तो जो पुलिस है तफ्तीश कर रही है, लेकिन हाँ एक चीज़, यूपी पुलिस ने इसकी जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं, 3 महीने में रिपोर्ट कहा गया दीजिए। इनकाउंटर को लेकर बेशक सवाल उठ रहे थे असद को, पुलिस अपना जवाब दे रही थी, लेकिन ये यूपी पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर जरूर सवाल यहाँ इसलिए खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में 2 लोगों को इस तरीके से मारा जाता है, वो भी एक अस्पताल के बाहर, और वो दोनों वो जिसको कोर्ट ने पुलिस की हिरासत में दिया है, मतलब कोर्ट ने कहा कि हम आपको हिरासत में देते हैं, इसकी अब हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। यूपी पुलिस के पास पहले से ये इनपुट जानकारी है कि अतीक अहमद पर हमला हो सकता है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। तो जब ये जानकारी भी है, हमला हो भी सकता है, उसके बावजूद यहाँ पे ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई? 17 पुलिस वालों को इसलिए सस्पेंड किया गया है। आगे जो जांच होगी उसमें और भी चीजें आएंगी, लेकिन जो हम सब गलत हुए वो ये कि गाड़ी पलटने की बात कर रहे थे तो गाड़ी की जगह एक जगह पे बाइक पलटी, और यहाँ ये था कि अतीक अहमद के ऊपर किस तरह से हमला होगा, इस तरह से हमला होगा ये किसी ने नहीं सोचा, और वो भी कैमरे पर। एक तरह से अगर देखें तो ये कैमरे पर लाइव शूट आउट है, क्योंकि खुद मीडिया पर्सन बनकर तीनों गया था। अब सिर्फ पता ये करना है कि अभी तक जो एक जांच आई है जिसमें शुरुआती पूछताछ में कहा गया कि तीनों लड़कों ने ये कहा कि हमारा मकसद ये था कि हम नाम कमाएं, पॉपुलैरिटी मिले हमें। तो सिर्फ एक नाम कमाने और पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कुछ है या फिर कोई और मकसद है? और सबसे बड़ा भाई सवाल कि इसके पीछे कौन है। कहानी खत्म करूं उससे पहले 2 लाइन आपको जरूर बोलना चाहूंगा। कमाल देखिए, 45 साल तक डॉन अतीक अहमद प्रयागराज में आतंक का दूसरा नाम बना रहा। उसका भाई अशरफ वो भी कम दर्जे का नहीं था, वो भी आतंक फैलाने में पीछे नहीं था। 45 साल तक दोनों भाइयों ने ना मालूम कितने लोगों पे जुल्म ढाए, कितनी जानें ली, 100 से ज़्यादा केस हुए। और पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कमाल देखिए कि पिछले हफ्ते 45 साल के आतंक राज के बाद अतीक अहमद को एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, 45 साल के बाद। लेकिन उसकी उम्र कैद होती उससे पहले ही उसके हाथों से उम्र ही छूट गई। ये है कमाल। तो कहानी में आज इतना ही।